अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून आखिर क्यों फौरी तौर पर इलेक्शन में उतरना नहीं चाहती है? क्यों इमरान खान दलेरी से ललकार रहा है, असम्बलियाँ तोड़ रहा है, इस्तीफ़े दे रहा है, हत्ता कि ये चैलेंज कर रहा है कि आओ इलेक्शन लड़ो? और मुस्लिम लीग नवाज तजुर्बाकार सियासी जमात होने के बावजूद चैलेंज कबूल करने से भाग क्यों रही है? पीडीएम की 13 जमातों के कंसोर्शियम के बाद लगभग तमाम ही जमातों के कारकुनों के पास कोई एक भी मुनासिब बयानिया नहीं है कि किस नारे के साथ आखिर इलेक्शन में जाया जाए, जबकि इमरान खान के पास अपनी हुकूमत को गिराने का एक बहुत मजबूत बयानिया मौजूद है, बल्कि वो इसे मकबूल करा भी चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब और केपीके की असम्बलियों के टूटने के बाद हंगामी बुनियादों पर अपना एक बयानिया तरतीब देना शुरू किया है कि 5 लोगों को सियासी इंतशार से डूबती मईशत और बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार करार दिया जाए। इसमें सबसे पहले इमरान खान, फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुझे क्यों निकाला की वजह बनाकर सारी जिम्मेदारी इन पर डाल दी जाए और दुखी आवाम के दर्दनाक तार फिर से छेड़े जाएं। मियां नवाज शरीफ का ये मानना है कि उनके साथ होने वाला सलूक बताना ये इनकी जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं नवाज शरीफ, जरा देखिए। हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये हुकूमत संभाली, वरना इसने जो हालात पैदा कर दिए थे पाकिस्तान के, वो तो बिल्कुल तबाही के किनारे हम चले गए। फिर आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें, जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है, और उसमें हर बात खोल के रखी थी मैंने। आप जनरल बाजवा और जनरल फैज को जिम्मेदार समझते हैं, जिनका नाम आपने गुजरांवाला स्पीच में जी आप सब जानते हैं पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया है, इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया। नाजरीन, इससे मिलता जुलता बयानिया नवाज शरीफ माजी में आजमा चुके हैं और इसे कदर मकबूलियत भी मिली थी, लेकिन फिर इसे छोड़ दिया गया। हत्ता कि जब जनरल बाजवा रिटायर्ड हुए तो अवामी हलकों में ये उम्मीद की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से उनके खिलाफ सख्त बयानात आ सकते हैं, लेकिन अब इसे कोई डील कहें या अपनी हुकूमत आने की कोई कॉम्पनसेशन कहें, मियाँ साहब ने कोई बयान दिया ना मरीम नवाज लंदन जाकर बोली। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस पुराने बयानिए को नई रैपिंग करके आवाम के सामने लाना क्या कारआमद होगा? अब जो मरीम नवाज हैं ये पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारियां लेकर मैदान में आ रही हैं। वो इस बयानिए को लेकर 27 जनवरी को पाकिस्तान आने की तैयारी कर चुकी हैं और 1 फरवरी से कारकुनों को मुतहरिक करने का काम शुरू हो जाएगा। पार्टी का सबसे ताकतवर ओहदा लेकर पाकिस्तान उतरना जहां सियासी पारा चढ़ाएगा, वहीं पार्टी के अंदर धड़ेबाजी को कंट्रोल करना भी यकीनन ये किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुस्लिम लीग नवाज की लंदन पॉलिसियों में कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या पाकिस्तान में होने वाले सियासी फैसलों पर लंदन गालिब नहीं आ रहा? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। शहबाज शरीफ हुकूमत लाने के लिए मरीम नवाज के जारहाना बयानिए पर शहबाज शरीफ के मुफाहमत के बयानिए को अहमियत दी गई। अब वापस कमान मरियम के हाथ में आने का भी कोई मतलब है जिसकी पर्दादारी है। इलेक्शन का तबल बच जाने के बावजूद नवाज शरीफ फौरी तौर पर वापस नहीं आ रहे और अपनी हुकूमत होने के बावजूद ना इनके मुकदमात और सजाओं को ख़त्म किया जा सका है। क्या इसमें भी कोई राज है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जिस दिन से मरीम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिला है, पार्टी में दरारों की अफवाहें हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जब मरीम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया तो रहनुमाओं में इतनी गर्मजोशी आखिर क्यों नजर नहीं आई? फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। शाहिद खाकान अब्बासी से जब एक टीवी शो में ये पूछा जाता है कि मरीम नवाज के आने से पार्टी को फायदा पहुंचेगा, तो वो कहते हैं नवाज शरीफ के आने से ही पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने मरीम नवाज की क़यादत पर फौरी लब्बैक क्यों नहीं कहा? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मरीम नवाज के पार्टी की बागदौड़ संभालने पर पार्टी में क्यों एक खामोशी सी तारी है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पार्टी तो नवाज शरीफ की है, किसी के चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पार्टी में कुछ मुतफरिक चाहते भी पैदा हो चुकी हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लंदन में सियासी खिचड़ी क्या पक रही है? क्या वाकई अब सारे मामलात मरीम नवाज के हाथ में चले गए हैं? मैं बात करूंगी, मुझे राना तनवीर साहब वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, क्या ये बात दुरुस्त है
कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वही पुराना बयानिया लेकर अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं, क्योंकि वही जनरल फैज़ वाला बयानिया, जनरल बाजवा ने सारा जो आप लोगों की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, इन्हीं किरदारों के ख़िलाफ़ बयानिए को अपना कर आप समझते हैं कि अवाम की हमदर्दियाँ समेटेंगे आप लोग नए इलेक्शंस में? देखिए शाजिया, ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का तल्लक है, उसका प्रो डेमोक्रेसी स्टांस या पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, हाकमियत के लिए हमेशा से उनका ये स्टांस रहा है और बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल है इसके लिए, बड़ी जदोजहद, चाहे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या हमारी स्ट्रगल हो डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ मुशर्रफ हो या दूसरे मामलात हों। और आज नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो उसमें तो किसी दूसरी राय की गुंजाइश ही नहीं है कि हमें उसी पे रहना है कि हम जमहूरियत के दाई हैं और उसी पे हम चलेंगे और उसी को आगे लेके उसी को मजबूत करने के लिए चलते रहेंगे। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी मजबूती के लिए भी हम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। वो बात ठीक है, पुराने बयानिए को जिंदा करके क्या हासिल होगा आप लोगों को? ये वही बयानिया है जो इमरान खान भी अपना रहे हैं, जनरल बाजवा पर इदारे पर तनकीद कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क क्या रह जाएगा? आप जब इमरान खान तनकीद करते थे तो आप लोग तनकीद करते थे कि इमरान खान आर्मी चीफ पर तनकीद कर रहे हैं, इदारे को बदनाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है, तो अब आप भी दोबारा वही काम करेंगे। हासिल क्या होगा आप लोगों को? क्या बेचने के लिए अवाम के पास और कोई प्रोडक्ट नहीं है आप लोगों के पास? बेचने के लिए नहीं, एक असूल की बात होती है, किसी को बेचना या सियासी कोई फ़ायदा उठाना वो उस नहीं है, जो उस हमने अपने उस असूल से या अपने नज़रिए से बहुत बड़ा सियासी नुकसान भी किया है एक उस नज़रिए पे चलते हुए। और 2017 में जिस तरह 17 में हुआ वो आपके सामने है, जिस तरह पनामा आया, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को ओकामा पे निकाला गया, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं, जिस तरह केसेस बनाए गए, जिस तरह GIT बनी, जिस तरह व्हाट्सएप चलते रहे, तो मैं ये एक लंबी दास्तान है, तारीख है जो ठीक है। ये आप लोगों के खिलाफ अगर साजिश थी तो इमरान खान भी तो अपने खिलाफ अपने घर जाने को साजिश कहते हैं ना, उस सारे का जिम्मेदार जनरल बाजवा को ठहराते हैं। तो अगर जनरल बाजवा ने आप लोगों के खिलाफ साजिश की, आप लोगों को घर भेजा, इमरान खान को घर भेजा, तो फिर आज आप लोगों को कहीं एक जगह पर खड़ा होना चाहिए ना। फिर आपको ऐसा नहीं है कि इमरान खान को घर भेजा तो आप जनरल बाजवा के साथ खड़े हो गए थे, आप लोगों को घर भेजा था तो आप जनरल बाजवा के खिलाफ खड़े हो गए थे। किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े रहे ना आप लोग। हम वही खड़े हैं, आप ज़रा समझने की कोशिश करें। हमारी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, हम पे मार्शलाएँ लगीं, असम्बलियाँ टूटी, बहुत कुछ हुआ और ये कोई जलावतनियाँ काटी, जेलें काटी। इमरान खान ने तो कुछ देखा ही नहीं, इमरान खान तो एक पाला पोसा। और ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी फैज़ हमीद की, या अगर आप बात करेंगे पीछे जाएंगे तो उसमें तो बहुत सारे नाम आते हैं, पाशा का नाम आता है, ज़हीरुल इस्लाम का नाम आता है। इन्होंने बकायदा ये इसको बिल्टअप किया इमरान खान को, और जब बहुत बड़ा हो गया तो फिर उस वक्त ये इनका दौर था जनरल बाजवा का। तो मैं समझता हूँ ये तो एक ऐसा प्लान था, ऐसी एक साजिश थी जो बहुत पहले तैयार की जा रही थी, काफ़ी अरसे से। 2014 का जब धरना हुआ उस वक्त जब फौज की कमांड जिसकी हाथ भी रही है, जिसकी भी क़यादत फौज की जिसने भी क़यादत की है, वो ओवर ए पीरियड इसमें सारे के सारे इसको आगे लेके चलते रहे इमरान खान के उस आपने समझते 2006 में जो मिसाके जमहूरियत हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में, नून लीग के बीच में, उस पर अगर मिनो-अन अमल होता दोनों तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, तो आज पाकिस्तान की अगर उसकी शिकों पर अमल किया जाता, बाद में NRO ना लिए जाते, बाद में जनरल मुशर्रफ से राब्ते ना होते वापस पाकिस्तान आने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, तो आज जो है सियासत भी मजबूत होती, सियासतदान भी मजबूत होते, सियासत की शक्ल भी और होती। देखिए जो आप बात कर रहे हैं वो किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा तो हो सकता है कि किस तरह जान छुड़ाई जाए मुशर्रफ से, लेकिन हमने तो ना NRO लिया,
ना हमने कोई बात की। अगर हम वापस भी आए तो वो इसी से शेख से कि बेनज़ीर साहब आ गई तो फिर हमें भी उनको लाना पड़ा या रोक नहीं सकते थे। तो लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात जो आप बात कर रही हैं बयानिए की, या बात आप कर रही हैं कि जी उसमें क्या फ़र्क है, हमें क्या फ़र्क है, उसका जो उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ वो आपने देखा जिस तरह उसकी हुकूमत को चलाया गया। अब शाजिया अगर उन चीज़ों से आप मिलाएंगी तो वहाँ तो एक कर्नल बैठ के नेशनल असम्बली में झंडा तैयार करता था। तो फिर आप लोगों को कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ना चाहिए ना कि इस तरह के बयानिए बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर 3.5 साल में इमरान खान कुछ कर नहीं सका तो उन चीज़ों को सामने लेकर आए, कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें। आप लोगों ने अपने 4 साल दौर में, नवाज शरीफ का जो 4 साल दौर था उसमें क्या किया, उसमें क्या तरक्की हुई, इमरान खान ने किया। बयानिया तो ये होना चाहिए, अवाम को क्या लगे किसने किसको निकाला, किसने किसको घर भेजा, उनको तो अब ये है किसने अवाम को दिया क्या। नहीं देखिए, मैं आपसे कोई इसमें पार्टी इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन जो बात आप करती है ना वो मैं करता हूँ नज़रिए की, सोच की, या फ़िलासफ़ी की, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की। वो बात उधर है कि अदारों को अपनी हदूद में रह के जो इनमें मुतय्यन है उसमें काम करना चाहिए। ये हमारी फ़िलासफ़ी है, ये हमारा पॉलिटिकल सोच है, इस पे हम स्ट्रगल करते रहे हैं। वो उससे किसी को कोई ढकी छुपी बात नहीं, उस पर काम करते रहेंगे कि हर अदारा, चाहे वो फ़ौज पाकिस्तान है, चाहे जुडिशरी है या दूसरे अदारे हैं, वो अपने अपने हदूद में रह के अपना अपना काम करें। जहाँ तक आपका तल्लुक़ है कारकर्दगी का, ये तो हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा बयानिया है, जो उसके साथ साथ उस सोच के साथ साथ हम ये भी बयान करते हैं कि हमने क्या खिदमत की है पिछले 10 साल में, किस तरह पाकिस्तान को आगे लेके गए मियाँ नवाज शरीफ उसके या शहबाज शरीफ साहब। वो एक विजिबल है। इन 4 सालों में इमरान खान ने आज तक मुझे बताएं किसी भी जगह पे, किसी जलसे में, किसी इंटरव्यू में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कारकर्दगी दिखाई हो, स्वाय के तबाही और बर्बादी के, माशी तबाही की, दारों को तबाह कर दिया, कमजोर किया। लेकिन राना साहब, अवाम ने पिछले 10 महीनों को देखना है, ना इमरान खान के 4 सालों को देखना है, ना पिछले 10 सालों को देखना है। आप लोग अब दोबारा जो IMF से पैसे लेने की बात कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि अब जो है ना वो 4 महीने आप लोगों ने डिले किया, उसके बाद अब दोबारा आप लोग अगर ये चाहते हैं कि IMF के मुतालबे मानकर, उनकी शराइत मानकर पैसे आपको मिल जाएं, तो उस वक्त जो अवाम पर एक महंगाई का तूफान टूटेगा, उस वक्त जो हालात होंगे, आप नहीं समझते कि उसके साथ अब अवाम के सामने जाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? अब देखिए, मेरा अपना ज़ाती जो ख्याल है, जो आप बात कर रही हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। देखें, काफ़ी लोगों को शऊर है, कुछ लोग हैं उस ज़हन के इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, फॉलोअर हैं उसके, वो हर तरह ये कहेंगे बुरी बात, ये हमारा किया है। लेकिन असल में जो आज लोगों में देखे, वो बात करते हैं कि ये इमरान खान का ही एक किया दर है जिसको हम भुगत रहे हैं और ठीक उसका कर रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले हमें करने पड़ेंगे। वो होते तो शायद जैसे बहुत पहले जो डिफ़ॉल्ट की बातें करते हैं या तबाही की बातें करते हैं हो चुकी होती, लेकिन इन तो 7, 8, 10 महीनों में तो बहुत संभाला है और एक पॉलिटिकल कास्ट उसकी दी है हमने। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले तो अपने पाकिस्तान को आगे रखा जाए, रियासत को आगे रखा जाए, उसके बाद पॉलिटिकल जो अपना एक फ़ायदा है, इंटरेस्ट है, उसको देखा जाए। तो हम तो उसी पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों को शऊर है। हमारे 10 साल भी उनको याद हैं, इसके 4 साल भी याद हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके पास ही, इसकी गवर्नर जो पंजाब में थी, लेकिन आप लोगों को ये भी अदराक है कि मजीद मुश्किल फैसले जो अब IMF के प्रोग्राम के बाद आवाम पर थोपे जाएंगे, उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून की सियासत को ही होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी ने नहीं पूछना। राना साहब, नहीं, ये देखें, हमें तो इस पर बड़ा फ़ख्र है कि हम अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे फैसले करें जैसे पॉलिटिकली हमें कास्ट देनी पड़ती है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि अवाम समझती है कि दुनिया में भी एक सैलाब आया हुआ है, चाहे यूरोप है, चाहे अमेरिका है, या कोई भी जगह पे चले जाएं, तो एक महंगाई का सैलाब है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अवाम पे कम से कम बोझ पड़े और उसके रास्ते इंशाल्लाह निकाल रहे हैं और अल्लाह ताला मदद करेगा। आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी। लेकिन इससे डरना कि इलेक्शन है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत पीछे होनी चाहिए।
अब इमरान खान का तो ये हाल है कि अगर मैं नहीं जिस तो तरह पाकिस्तान नहीं। जिस तरह उजरत में आप इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, पहले तो आप लोग नहीं करना चाह रहे थे ना, इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, स्पीकर साहब कहते थे कि इंडिविजुअली सामने आए, जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाता इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। आप 35 इस्तीफे एक ही दिन में इकट्ठे मंजूर कर रहे हैं, तो इससे तो साफ ही पता चल रहा है कि हुकूमत इलेक्शन से भागना चाह रही है और आप लोग इलेक्शंस में खड़े भी नहीं हो रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कह दिया है कि इमरान खान को लड़ने दिया जाए, राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि जितनी भी 70 सीटें अकेले लड़ लें, खुद ही लड़ेंगे, मतलब कि लड़के फिर वापस आए, असम्बली को और टाइम मिल जाए, मतलब कि इलेक्शंस में जाने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है और इलेक्शन का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं आप लोग। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन क्यों आप किसी एक बंदे की शख्स की डिमांड पे कि मैं नहीं हूं तो इलेक्शन कराएं, ये आप ऐसी एक खतरनाक किस्म की एक ट्रेडिशन सेट करने जा रहे हैं या करवाना चाहते हैं जो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। एक असम्बली है, 5 साल का उसका टाइम है, 12 अगस्त को या 16 अगस्त को वो ख़त्म हो जाएगी, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अब इनको चैन नहीं है, अगर 4-5 महीने तो 6 महीने की मेरा बात है या 4-5 महीने की बात है, इनको प्रॉब्लम क्या है इस शख्स को? मुझे तो समझ नहीं आती कि एक डिस्टेबलाइज किया हुआ है और मुल्क तो आप का लोग नहीं नुकसान कर चाहते रहा है। पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात हो? पंजाब असम्बली भी टूट चुकी है, केपी की असम्बली भी तहलील हो चुकी है। शाजिया, अगर ये हमारा ये ज़हन होता ना तो हम पहले दिन हम भी कह सकते थे हम ओथ नहीं लेते, धांधली हुई है, लिहाजा री इलेक्शन करा जाए, हम बाहर बैठे हुए हैं और हम ठीक ठाक थे। ये तो मेरा हाल 178 या इसका नंबर था उस वक्त, कुलेशन थी। आज कुलेशन की बातें होती हैं, इनकी कुलेशन तो 7-8 जमातें थी, हमारी भी शायद इतनी है। ज़रा आप गिन लें किसी वक्त बैठ के कि इसके साथ कौन कौन से कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी। लेकिन एक तमाशा लगा हुआ है मुल्क में कि जी ये देखें इतनी पार्टियों का मजमू है। आज भी इसके साथ काफ़ी लोग हैं, आज भी काफ लीग 7 बंदों को इसने दी। इसको कोई नहीं पूछता कि जिसको डाकू कहता था उसको इसने बना दिया चीफ मिनिस्टर, सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसेस के तहत। ये चीज़ें सब दुनिया को पता है, ये ड्रामे कर रहा है, ये झूठा आदमी है। ये मुझे इस तरह तो हम उस वक्त ही अगर कह देते हम नहीं वोट लेते, फिर क्या होता? क्राइसिस होता कि या ना होता? हमने उस वक्त हमने प्रोटेस्ट किया जब हमारी मेजॉरिटी पार्टी थी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी पंजाब को इसको दे दी गवर्नमेंट। तो कहने का मकसद है कि ये चीजें हमारे सामने हुई हैं, जुल्म हुआ है बहुत ज्यादा। राना साहब, एक और चीज जो मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में बहुत ज्यादा उठ रही है, दराड़ों की, एक फासले बढ़ रहे हैं, रहनुमा नाराज़ हो रहे हैं, सीनियर लीडरशिप जो है बहुत लोग नाराज़ हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो मरीम नवाज़ साहिबा के अंडर काम नहीं करना चाहते, मरीम नवाज़ का हुक्म नहीं मानना चाहते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि पार्टी में नाराज़गियाँ बढ़ी हैं जब से मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिला? ज़ाहिर वो आएंगी, वो देखेंगी कि किसको कौन सा ओहदा देना है, किसको पार्टी टिकट देना है, नहीं देना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई जा रही है पार्टी के अंदर। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ना, तो मैं समझता हूँ ये भी एक क्रिएट की गई है परसेप्शन। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी जो कमांड है वो हर उनका हुक्म जो होता है वो माना जाता है, हर पॉलिसी उनकी होती है, हर फैसले उनके होते हैं। हम मशवरा अहम ओहदे खानदानों में क्यों बांटे जाते हैं? नहीं देखिए, कोई नहीं, यहाँ पे सारे बिजी थे और हमने ये बात शुरू की थी कि सारे जो सीनियर लोग हैं वो मिनिस्टर बने हुए हैं, टाइम पार्टी को नहीं दे सके। मरियम बीबी जो हैं वो काफ़ी पहले भी उन्होंने मोबिलाइज की पार्टी को, काफ़ी उन्होंने इसको एक किस्म का मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग जब जज से जुलूस किए। पार्टी के लिए कुर्बानियाँ तो और लोगों की है ना, जेलें औरों ने भुगती हैं, पार्टी के लिए कुर्बानी और लोगों ने दी हैं, कोड़े और लोगों ने खाए हैं, और बड़े बड़े ओहदे अगर कोई और ले जाए, पार्टी या ख़ानदान के लोग ले जाएं, तो नाराज़गी तो बनती है। बड़े ओहदे तो नहीं देखे, कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं, सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, और 4 हमारे आज भी सीनियर नायब सदर हैं। वज़ीर आला भी बनना हो तो खानदान का ही शख्स ढूंढा जाता है, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनना तो खानदान का शख्स ही ढूंढा गया। नहीं, अगर उस पर पार्लियामेंट्री कंसेंसस हो, अगर वो बेहतर समझे तो इस पर किसी को कोई देखे। ये पार्टी के मामलात हैं, पार्टी में कोई इशू नहीं है, लोगों को पता नहीं क्या मसला है, किसकी विरासत नहीं है मुझे बताएं ना। क्या इंडिया में विरासत नहीं चलती? क्या कोरिया में विरासत नहीं चलती? क्या मलेशिया में नहीं चलती? सिंगापुर में नहीं चलती? क्या अमेरिका में नहीं चलती?
क्या यूके में नहीं चली? तो मुझे तो समझ नहीं आती कि एक इट्स ए लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट कि जहाँ पे डेमोक्रेसीज भी हैं और वहाँ पे पास ऑन होता है। अगर बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन हो सकता है, अगर बाहर के सियासतदानों की मिसालें देना आसान है, लेकिन उनकी और भी बड़ी मिसालें ऐसी हैं कि जिन पे हमारे सियासतदान अमल नहीं कर सकते। वो बड़ी नामुमकिन सी बात है आप लोगों के लिए। शायद किसी जगह तो आप रुक जाए, किसी जगह तो सांस लेने दे कि जो आपको पता है आप न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अपने ओहदे से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि वो अपने मुल्क में महंगाई की लहर को काबू नहीं कर सकी। तो हमारे यहाँ तो 10 महीने से कोशिश हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ किसी को एहसास हुआ? बाहर की मिसालें देना तो आसान है कि वरासत में वो भी चला गया, वरासत में उसको भी ओहदा मिल गया, वो भी वरासत में चल रही है पार्टी, लेकिन बाहर के लोगों की और भी बड़ी मिसालें, उनको भी अपनाएं राना साहब। नहीं शादिया, बात सुने, ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल मिसालें अपनाते हैं, मिसालें कायम भी करते हैं। हमने कभी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की पॉलिटिकली किसी तरीके से भी। आपको याद है जब 17 में लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन आ गई मियां नवाज शरीफ के लिए अकामा में, तो उसको भी विद इन 5 मिनट्स एक्सेप्ट किया, वरना हम भी कह सकते थे कि नहीं करते, ये क्या बकवास है सारी। लेकिन ये मकसद नहीं है। अभी हम समझते हैं कि इस क्राइसिस में, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में हमें सबको मजबूत होके इकट्ठे होके काम करना चाहिए और इसको आगे लेके चलना है। ये आज अगर छोड़ दें तो मैं बताऊं इसको और ये गहरा और डीप क्राइसिस हो जाएगा। ये कोई आसान बात है जो आपका बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम छोड़ दें तो क्या इधर इसी तरह ही सुबह डॉलर की रिपेयर हो जाएगी, सुबह यहाँ पे कीमतें नीचे चली जाएंगी, यहाँ आसमान से या जमीन से कोई चीज निकल आएगी। ठीक है, एक चीज पे हम लगे हुए हैं, फोकस्ड हैं। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर तालीम राना हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर हमारे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तज्जियाकार सहाफ़ी अतर काज़मी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब आपका। अतर साहब, हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि दो बड़ी पार्टियां तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों एक ही बयानिया लेकर लगता है कि नए इंतखाबात में अवाम के मैदान में जाना चाहती हैं, और वो है शख्सियात पर मबनी बयानिया। जनरल बाजवा पर दोनों की तनकीद है, फिर जो मुस्लिम लीग नून है वो साकिब निसार को निशाना बना रही है, जनरल फैज़ को निशाना बना रही है। हम एक चीज़ जो हमें कमी लग रही है वो ये है कि अवाम ने अगर किसी पार्टी को वोट देना है वो इन शख्सियात के खिलाफ बयानिए पर नहीं देना है। क्या हम ये समझें कि दोनों के पास, चाहे वो PTI है चाहे वो नून लीग है, कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है इन शख्सियात के अलावा बेचने के कि आप आवाम के पास जाएं और बताएं कि हमने आपके लिए ये किया और हमें वोट दें? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि वो बयानिया क्या लेके जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो उनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो शख्सियात से ज्यादा ओवरऑल जो सिचुएशन हुई है मुल्क के अंदर, उनके मुताबिक जिस तरीके से मुबैना अमरीकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन एक तरह से हमें नजर आ रहा है, तो ये सारे उनके बयानिए के अंदर है। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग के पास इस वक्त बयानिया नहीं है। वो एक बयानिया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में वो वोट को इज्जत दो का उन्होंने एक बयानिया बनाया, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वो शख्सियात को अभी नहीं, वो पहले से टारगेट कर रहे थे। जिस वक्त खान साहब की हुकूमत थी उस दौर में भी वो एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करते रहे। अब अचानक उन्होंने ये फिर कहना शुरू कर दिया कि वो ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो बिल्कुल एपॉलिटिकल हो गई है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ वो नतीजा उस चीज का था कि उस एस्टेब्लिशमेंट ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, वो जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो ठीक नहीं थी। तो ये वो बयानिया एक बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये बयानिया इस वक्त बन नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि परफॉर्मेंस के जहां तक ताल्लुक है, गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान जो कुछ हुआ उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। आपका इकोनॉमिक एक तरह से जो मेल्ट डाउन है उसमें अब हालत ये हो चुकी है कि जो शिपिंग लाइंस हैं उनको बंद करने की बात की जा रही है, इसलिए कि फ्रेट के पैसे देने के लिए डॉलर्स नहीं है। तो दोनों का बयानिया काफी मुख्तलिफ है। खान साहब का भी शख्सियात को टारगेट करता है उनका बयानिया, लेकिन वो सिर्फ महदूद नहीं है एस्टेब्लिशमेंट तक। वो जो इस वक्त हुक्मरान तबका है उसके अंदर भी जो शख्सियात हैं उनके हवाले से भी खान साहब के नजरियात
और उनके ख्यालात बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब जब IMF के मुतालिबात 4 महीने की डिले के बाद ये हुकूमत फिर मानेंगी और फिर IMF के मुतालिबात मानने के नतीजे में अवाम पर ज़ाहिर एक बोझ पड़ेगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, इससे आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून और कमज़ोर होगी, पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? शायद यही वो वजह है IMF के प्रोग्राम के चक्कर में ये लोग इंतखाबात की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे कि ज़ाहिर है और इन पर प्रेशर आएगा तो कैसे अवाम इनको वोट देंगे? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि नून लीग और उनके इत्तेहादियों में पीपल्स पार्टी का एक महदूद मैंडेट है, उसने अपने आप को सिंध तक महदूद किया हुआ है। लेकिन हालिया कराची के इंतखाबात के अंदर जिस तरह उन्होंने इलेक्शंस की मैनेजमेंट की है, उन्होंने ओवरऑल एक पैगाम दिया है, जिसको भी पैगाम दिया है कि अगर हमें मौका दिया जाए तो ये हमने आपको छोटा सा एक सैंपल दिखा दिया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इलेक्शंस इस तरह मैनेज कर सकते हैं। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग का वोट बैंक जो है वो पंजाब के अंदर ज्यादा है, उसको ज्यादा हिट हुआ है। नून लीग का वोट बैंक वैसे भी पीपल्स पार्टी से ज्यादा था और इस वक्त आपको मुकाबला भी, अगर अवामी सियासत हो तो उसमें मुकाबला आपको PTI का और नून लीग का ही लगता है पंजाब के अंदर, तो यकीनन उससे उनको नुकसान होगा। लेकिन ये कुछ चीजें समझने वाली हैं। नून लीग के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि उनको सियासी तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन नून लीग ने अपनी सियासत बचाई है इस सारे दौर के अंदर। आप देख लें कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम है, वो अगर वजीर आजम ना होते तो FIA के केस में फैसला काफी मुख्तलिफ होता। आज तो उनके साहबजादे भी उसके अंदर बेगुनाह करार दे दिए गए हैं। उसी तरह मरियम बीबी को भी रिलीफ मिला है, दीगर इनको रिलीफ मिले हैं। करप्शन के केसेस में, नैब कानून में इन्होंने तब्दीली की, तो जो चीजें ये अचीव करना चाहते थे वो इन्होंने काफी हद तक अचीव की। हाँ, जहां तक डिलीवर करने का ताल्लुक है कि आवाम को ये कुछ डिलीवर किया, वो ये डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन ये वो पुराना मॉडल है जो बंद कमरों के अंदर जो सियासत जोड़ तोड़ की, ये समझते हैं कि अभी भी ये किसी ना किसी तरीके से चीजों को मैनेज कर लेंगे, पर अभी फिलहाल चीजें थोड़ी सी मुश्किल है। इसी वजह से इनको खतरा है कि अगर हम इलेक्शंस में गए तो हमें काफी ज्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर दरार की खबरें तो हम काफी अरसे से सुन ही रहे थे। शेख रशीद हमेशा बात करते कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन अब शायद खाकान अब्बासी की नाराजगी भी हम सुन रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ी की नाराजगी भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल पहले ही नाराज हैं पार्टी से, वो भी इसहाक डार के मुखालिफ बयानात देते रहते हैं, अपनी ही पार्टी की इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर तनकीद करते रहते हैं। तो इसका भी आप समझते हैं कि बहुत नुकसान होगा अगर यही दरारें ऐसे ही चलती रहीं और पार्टी में ऐसे ही फासले बढ़ते रहे, सीनियर लीडरशिप नाराज हो गई तो नए इंतखाबात में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है पार्टी को? देखिए, ये मजबूर लोग हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो है ना बड़ा ब्रूटली ऑनेस्ट आपको आंसर दूंगा कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। वोट मुस्लिम लीग नून में मियां साहब का है, वो जिसको कहेंगे वो खंबे को टिकट देंगे तो खंबे को वोट पड़ेगा, जो भी उनका वोटर सपोर्टर है। ये लोग आप देख लें, पंजाब के अंदर जिस तरीके से कहा गया कि हम असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, और उसके बाद लंदन से खबरें आई कि राना साहब से और अता तारड़ साहब से मियां साहब ने नाराजगी का इजहार किया है कि भाई तुम क्यों नहीं इसको बचा सके। खुद आप लंदन में बैठे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपके जो शहजादे और शहजादियां उनकी झोली में लाके पंजाब का इक़्तिदार डाल दिया जाए। ऐसे तो नहीं होगा। ये जितना मर्जी बेचारे कुड़ते रहें, बयानात देते रहें, ये कुछ भी नहीं होगा। पार्टी उसी तरह चलेगी जिस तरह मियां साहब ने चलानी है, वोट बैंक उन्हीं का है। हाँ, बाकी अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन इनमें नई कोई सियासी जमात बनाने की भी तो बातें हो रही है कि मुख्तलिफ पार्टियों से जो नाराज लोग हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इन पर मुश्तमिल एक पार्टी बना दी जाए। देखें, जब तक ये अपनी जमात के अंदर है, इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये मियां साहब के मुंह चेहरे पे बैठ के उनको बता सकें कि आपकी गलतियों की वजह से आज नून लीग इस नहज पे पहुंच गई है। हाँ, कोई नई जमात बनती है, पर मुझे नहीं लगता कि वो वोटर्स के दरमियान इस वक्त उसकी कोई मकबूलियत होगी। एक कोशिश की जा सकती है, पाकिस्तान में बहुत सारे तजर्बे होते हैं, लेकिन तजर्बाकारों ने जो 7-8 महीने के दौरान पाकिस्तान के साथ किया है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि थोड़ा देर आप जरा इसको रेस्ट दें। सही, लेकिन अब अच्छा, PTI के आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आप PTI की तरफदारी इस लिहाज से, PTI की पॉलिसीज़ के लिहाज से, PTI की मौशी पॉलिसीज़ के लिहाज से हमें नज़र आती है, लेकिन क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ही कौमी असम्बली से निकलने का जो फ़ैसला था, इस्तीफ़ों का फ़ैसला, वो गलत फ़ैसला था? अब जाके उन्हें ये एहसास हो रहा है कि अगर हम वहाँ अंदर पार्टी में नहीं, असम्बली में नहीं बैठेंगे तो बहुत सारी अहम चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। जैसे अब निगरान सेटअप में वो इन होना चाह रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन उसका ओहदा लेना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये तब तक नहीं ले सकते जब तक कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो ये कुछ फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया और इनका इनको अब हो रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि इस्तीफे देना हमें नहीं देने चाहिए थे, हमें वापस जाना चाहिए।
देखिए, जहां तक किसी भी जमात के सपोर्ट का ताल्लुक है, टू बी ऑनेस्ट, मैं जो चीज ग्राउंड पे हो रही है उसको देख के अपना तज्जिया और तबसरा करता हूं। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। खान साहब की जो हुकूमत है उसमें इतनी ज्यादा खराबियां थी कि अगर आप उनको गिनवाना शुरू कर दें तो आपके शो में टाइम कम हो जाएगा। उनकी गवर्नेंस के मसाइल थे, दीगर मसाइल थे, बहुत सारे इशू थे, लेकिन उस वक्त जब उनकी हुकूमत गिराई जा रही थी तो उस वक्त हमारा यही मौकिफ था कि उनके लिए के मुकाबले में जिसको लाया जा रहा है ये इतने ज्यादा मसाइल कर देंगे कि पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला बन जाएगा। क्या 8 महीने के दौरान वो नहीं हुआ? क्या इकोनॉमी ऐसी थी जो खान साहब के दौर में थी? डॉलर किधर पहुंच गया, आटा किधर पहुंच गया, पेट्रोल किधर पहुंच गया? तो ये वो चीजें हैं जो सामने नजर आती हैं जिनको देख के आप करते हैं इसमें। लेकिन उन्होंने और मौका फराहम कर दिया, असम्बलियों से निकलकर रिजाइन देकर इन्होंने और मौका फराहम कर दिया। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। वो सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर राजा रियाज जो है वो ऑपोजिशन लीडर है, उस सिस्टम के अंदर जब आप असेंबलियों के अंदर जाते तो आप इनको एक लेजिटिमेसी देते। उस वक्त वो बेहतरीन सियासी फैसला था कि आपने असेंबलियों में नहीं जाना। अगर आप असेंबलियों के अंदर रहते तो आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते, जिस सिस्टम के अंदर, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि नैब के कानून में तब्दीली हुई, ये सब कुछ हुआ। इस सब चीज के ऊपर इस वक्त जो क्वेश्चन मार्क है, जिस तरह की कानून में तब्दीली हुई, अगर खान साहब की जमात भी वहां पे बैठी होती तो इन सारी तब्दीलियों को एक लेजिटिमेसी मिलती, एक कानूनी जवाज मिलता। उन्होंने उधर अंदर ना जाके बेहतरीन फैसला किया, और अभी भी उन्होंने जब जाने की बात की तो उनके इस्तीफे मंजूर हो गए। बुनियादी मकसद तो उनका यही ना कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि स्पीकर साहब जो ये बताते थे कि आइन और कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता, और पीडीएम की सारे लीडरशिप भी ये कहती थी, और उनकी बातों से ऐसा लगता था कि आइन को अगर वो पढ़ते होंगे तो आइन भी आगे से स्पीकर साहब को बताता होगा कि सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आपको तो सब पता, आप क्यों मुझे पढ़ रहे हैं, आप तो खुद चलते फिरते आइन है। फिर उन्हीं स्पीकर साहब ने जिस तरीके से इस्तीफे मंजूर किए वो भी हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे जो इस्तीफे मंजूर करना है उससे नुकसान नहीं होगा पीटीआई को। बाकी जो उन्होंने करना है अगला निगरान, लेकिन एक नुकसान तो होगा कि जाहिर है इन्होंने इस्तीफे दिए थे, असम्बलियां तहलील की थी कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात हो जाए। अब उजलत में हुकूमत का इस्तीफे मंजूर करना ये इस बात की निशानदही करता है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात में खड़े होकर ये वापस आ जाए, असम्बली चलती रहे और उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका मिले। नुकसान तो होगा। इमरान खान का जो एक मुतालबा था अर्ली इलेक्शन का वो पूरा नहीं होगा। देखें, अगर मुल्क के 60% हिस्से के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं तो अगर हुकूमत के अंदर कोई ये साइंसदान समझता है कि वो अपनी हुकूमत इस तरह चला लेगा, और वफाक जो है पंजाब असेंबली में भी इंतखाबात हो रहे हैं और जनरल इलेक्शन ना हो, केपीके में भी इंतखाबात हो रहे हैं और जनरल इलेक्शन ना हो, इनके एमएनएस तो अगले इलेक्शंस के अंदर उनके लिए संगीन किस्म के मसाइल खड़े हो जाएंगे। वो किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे जब एमपीए पहले इलेक्ट हो चुके हैं? तो मेरे ख्याल में इतना ईजी नहीं होगा ये तूल देने की कोशिश। ये ना एमपीएस किसके इलेक्ट होते हैं, हम तो अभी से वो एज्यूम कर रहे हैं ना कि पीटीआई के एमपीएस इलेक्ट हो जाएंगे। अगर एमपीएस ही नून लीग के, पीपल्स पार्टी के उनके भी होते हैं फिर तो दोनों तरफ मुश्किलात बराबर हो जाएंगी। हमने गुज़िश्ता 6-7-8 महीनों के दौरान ग्राउंड रियलिटीज देखी नहीं कि क्या कुछ हुआ। हर जमात ने मिल के इलेक्शन लड़ा है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। फिर खान साहब जिन 9 हल्कों में खड़े हुए वहां पे भी सारी जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो पंजाब और केपीके में इलेक्शंस होंगे हर जमात ने अपना कैंडिडेट खड़ा करना है। तो ये किस तरह मुकाबला करेंगे जब ये 14 मिल के मुकाबला नहीं कर सकते तो अलग-अलग किस तरह करेंगे? तो उसमें भी इमरान खान को दूसरे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। आम इंतखाबात में भी हर सीट पे इमरान खान तो अकेला खड़ा नहीं हो सकता। जी, तो देखिए इमरान खान का तो इस वक्त टिकट चल रहा है ना। इमरान खान की एक लहर है। हो सकता है कि 6 महीने बाद ना हो, 8 महीने बाद ना हो सकता है अगले इंतखाबात में ना हो, लेकिन इस वक्त तो वोट इमरान खान के नाम पे पड़ रहा है। उसने तो कहा कि मैं असेंबली में भी नहीं जाऊंगा, फिर भी लोगों ने उसको वोट दिया। तो मेरे ख्याल में वो इनके लिए इशू नहीं होगा कैंडिडेट। इशू ये होगा कि अगर आगे जब ये हुकूमत में आते हैं फिर क्या ये दोबारा इसी तरह की अपनी डिलीवरी के अंदर इनके मसाइल होंगे या कोई बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे? खान साहब अगर नाकाम होंगे तो वो हुकूमत में आके नाकाम होंगे, ऑपोजिशन में नाकाम नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतवी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन का बिगल बज गया है। केपीके में हुकूमत और अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला खुशी खुशी लगा लिया है। आज़म खान ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खलफ भी उठा लिया, लेकिन पंजाब में बड़ा मसला बना हुआ है। पंजाब में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी इंतहाओं को छू रही है। डेडलॉक लग गया यहाँ पर, जहाँ हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने नामजद नामों पर डटे हुए हैं। वहीं पार्लिमानी कमेटी में भी फैसला नहीं हो सका और अब ये सियासी ढोल इलेक्शन कमीशन के गले में डाल दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है कि पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन होगा। इलेक्शन कमीशन के पास कल तक का वक्त है कि वो काबिल कबूल निगरान वज़ीर आला नामजद करे, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास भी कल बुलाया हुआ है। अपोजिशन की तरफ निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी और आहद चीमा नामजद हैं, जबकि हुकूमत ने नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम दे रखे हैं। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो नामजद नामों में से ही कोई एक नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दे सकता है। अब मसला यहाँ पर यह है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पहले ही कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वज़ीर आला को वो चलने नहीं देंगे और इसके लिए वो अदालत भी जाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन पर हमें पता है जानिबदारी और पीडीएम की बी टीम होने के इल्ज़ाम कई दफ़ा लगा चुकी है। अगर अपोजिशन के नामजद नामों में से इलेक्शन कमीशन कोई नाम सेलेक्ट करता है, क्या पीटीआई फिर अदालत जाएगी? कप्तान के अहम खिलाड़ी फवाद चौधरी वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन शरीफ और जरदारी के फ्रंट मैन की बजाय बेहतर नाम का इंतखाब करेगा। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन सबको मीठी गोली क्या देता है। नाजरीन, दूसरी तरफ पंजाब और केपीके में आम इंतखाबात पर कितना खर्चा आएगा, इलेक्शन कमीशन ने पैसों का हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को प्री इलेक्शन अखराजात के लिए 18 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब ये रकम पंजाब और केपीके इंतखाबात में इस्तेमाल करेगा। ज़राए का दावा है कि 2 सूबों में अलग इंतखाबात की वजह से इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात पर अखराजात 10 अरब से ज़ायद बढ़ जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये ज़रूर पैदा होता है कि मुल्की मईशत पहले ही वेंटिलेटर पर है। इकॉनमी कैसे पाकिस्तान में बाईपार्ट्स इलेक्शंस का बोझ बर्दाश्त कर सकती है? क्या तीसरी कुव्वत अभी भी कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकती है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन हो जाए, सबको मना लिया जाए? अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन कैसे शफाफ इंतखाबात के लिए इंतजामात को यकीनी बनाता है और गैर मतनाज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब लेकर आता है। मुल्क में अलग अलग इलेक्शन के चैलेंज को इलेक्शन कमीशन कैसे हैंडल करेगा और ये सब मुल्क की इकॉनमी को सूट भी करता है क्या? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमत अपोजिशन हुकूमत के नाम मानने के लिए तैयार नहीं, पार्लिमानी पार्टी फैसला नहीं कर सकी, अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है। सवाल मेरा ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं नामों में से फैसला करना है या अपनी मर्जी का नाम भी दे सकता है इलेक्शन कमीशन? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत ही आला पैमाने के अपराइट ब्यूरोक्रेट जो है आजम खान को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली, उनके वज़रा और लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, दोनों की मशावरत से हुआ है, बड़ा अच्छे तरीके से हो गया। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, आपके सवाल से पहले मैं एक और बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ कि आज जो उन्होंने हल्फ उठाया आजम खान ने बतौर चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने हल्फ के नीचे लिखा कि मैं बतौर निगरान वजीर आला की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। आइन का जो हल्फनामा है उसमें निगरान का जिक्र नहीं है और ये चूँकि आइन का हिस्सा है, आइन है, इसमें कोई कॉमा और कोई फुल स्टॉप भी तब्दील नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी की इजाजत के बगैर। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे क्या हो गया। हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने हल्फनामा कैसे तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। चलें, वो तो उनका बात की बात है। अब आइए इधर, मुझे अफसोस हुआ कि आइन और कानून पर इनकी निगाह नहीं पड़ती और खुद ही आइन में रीड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो ये पार्लियामेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, हमारी जो पार्लियामेंट मौजूदा जो है। आप नंबर 2 ये बात हम कहेंगे आपके साथ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 224 में ये लिखा हुआ है
कि जब पार्लिमानी कमेटी की तरफ से नाम आ जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो वो उन्हीं नामों में से किसी एक फर्द को अपना जो है चीफ मिनिस्टर के बारे में अपने इत्तेफाक राय से अपना नाम भेज देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दो जो पीटीआई ने नाम दिए हुए, हुकूमत ने नाम दिए हुए और दो जो अपोजिशन ने नाम दिए हुए, आहत चीमक और मोहसिन नकवी का, इन्हीं चारों नामों में से एक नाम सेलेक्ट होना है, इन्हीं चारों नामों में से, इन चारों नामों से। ये आइन में लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के पास एक बहुत महदूद इख्तियारात है, वो बाहर से किसी शख्स को नॉमिनेट करने के मजाज नहीं है आईनी तौर पर। नंबर 2 अब बाकी सिलसिला हम आ जाते हैं कि परवेज इलाही साहब हैं, तो कि भी हम उसको चलने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, तो उनकी तो कोई, लेकिन ये चारों नाम तो मतनाज़े हो गए ना। हुकूमत ऑपोजिशन के मानने को तैयार नहीं थी, ऑपोजिशन हुकूमत के मानने को तैयार नहीं थी, तो फिर कैसे ये जो 4 नाम पहले मतनाज़े हो गए, कैसे फिर कोई इस पे इत्तेफाक करेगा, मुझे ये बताएं। हुकूमत की तो बात नहीं मानी जाएगी ना, तो ऑपोजिशन की भी कैसे मानी जाएगी? वो तो पहले कह चुके हैं कि वो तो अदालत चले जाएंगे, वो तो काम नहीं करने देंगे। बता दिया। आप जितना प्रेशर डालें उस पर इलेक्शन कमीशन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कदम उठाना, जितने मर्जी तनकीद कर लें, पहले भी तनकीद होती रही है। और परवेज इलाही साहब का मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वो बड़े कस्टोडियन रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, मुशर्रफ के दौर में वज़ीर आला रहे हैं, अब भी चंद महीनों से वज़ीर आला हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट में 3-3.5 साल स्पीकर रहे। तो आइन और कानून के को होना चाहिए ना, सोच बोझ के भी आइन को तो हम नहीं, इलेक्शन कमीशन इख्तियारात को चैलेंज नहीं कर सकते। अब इस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार ही कोई नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि इस इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी होगा। नहीं, आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन पर तो हुकूमत जो है, तहरीक इंसाफ तो है, ये तो पहले ही जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं ना। तो अगर उन्होंने वो उन अपोजिशन के नामों में से कोई नाम सेलेक्ट कर दिया, वो तो ये मसला लेके वाकई अदालत चले जाएंगे। देखा, हम तो पहले कहते थे ये हमारे खिलाफ है इलेक्शन कमीशन। जो नया जो केयर टेकर, नहीं मेरी बात सुनने, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसकी अपने रेट को अगर वो चैलेंज करे, वो गिरफ्तार कर लेगा उसको। वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को अगर कंट्रोल में, खुद का मालिक तो वही है ना, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, वो खुद ही निपटेगा। उसके बाद पुलिस भी है, नहीं, आप क्या ये आप ये हमें बता रहे हैं, आप ये हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर वज़ीर आला पंजाब या तहरीक इंसाफ अदालत नहीं जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, अदालत नहीं जा सकते ना, लिखा हुआ आइन में कि हतमी फैसला होना है। हतमी फैसला क्या मतलब होता है कि वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वो ये तो मामला लिखा हुआ है, ये जिन्होंने कानून साजी की है समझ के किया ना, अगर ये अदालत में जाने की इजाजत दे देंगे तो केयर टेकर सीट पर फ्लॉप हो जाएगा, चलेगा नहीं। इसलिए उसको बंद कर दिया, एम्बार्गो लगा दी कि आप इसके फैसले के खिलाफ किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये तो मामला सब पूरा है। बाकी परवेज इलाही साहब का ये कहना कि हम चलने नहीं देंगे, वो फिर क्या बात कर रहे हैं, कैसे नहीं चलने देंगे? परवेज इलाही साहब सियासत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जी मैं पीटीआई का बहुत अहम लीडर बन जाऊं और मैं पीटीआई का सदर बन जाऊं, जावेद हाशमी की सीट खाली है। तो इमरान साहब की खुशामदेह कर रहे हैं। इमरान खान साहब आप खुशामदों के मंदिर से निकल चुके हैं, वो नेशनल लीडर हैं, वो इस तरह की खुशामदों को पसंद। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का कल इजलास है और कल हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ने नाम अनाउंस कर देना है। खुशामद करने में क्या फर्क है? हाँ, इलेक्शन कमीशन पर जितनी बड़ी तनकीद करे, हक है, हर पार्टी का हक है, जितना ही करे। नहीं, मैं कह रही हूँ कल फैसला हो जाएगा। हाँ, कल ये शाम हमें इतला ये मिली है कि ये कल शाम तक, ये 4 बजे तक ये अपना फैसला हो जाएगा। और ये मेरा ख्याल है कि कल 5-5:30 बजे तक गवर्नर पंजाब जो है वो अपने नए केयर टेकर मिनिस्टर का हल्फ ले लेंगे। अच्छा, कल ये फैसला हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कल उनकी रात को 10 बजे म्याद खत्म हो जाएगी, कल शाम तक हल्फ हो जाएगा गवर्नर। अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ भी हो, हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को, परवेज इलाही को ये फैसला मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है इनके पास।
नहीं मानेंगे तो आगे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जाने, तो परवेज लाई साहब जाने, उनकी लॉ ऑर्डर की फौज समझें, रेंजर समझें, पुलिस भी जाने, उनका काम खुद इलेक्शन के कोई ताल्लुक नहीं है। वो माने ना माने कोई सेहत पर नहीं फर्क पड़ता, वो अपना ऑर्डर पास कर देंगे और गवर्नर साहब जो है उसकी रोशनी में हल्फ ले लेंगे। तो अगले 3 महीने में इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कौमी असम्बली में तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इस्तीफे भी मंजूर किए जा रहे हैं और इलेक्शन में ना खड़े होने का ऐलान भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ मर्दमशुमारी ना होने के भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मतलब कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई आईनी और कानूनी तौर पर रुकावट खड़ी करके इलेक्शन का रास्ता रुकता हुआ नजर आ रहा है। कंवर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस जाएगा। अच्छा। ये वफाकी हुकूमत बार बार कह रही है इस लिहाज से कि जी जो जब तक वो डिजिटल मर्दमशुमारी नहीं हो जाती और उसकी रोशनी में नई मर्दमशुमारी नहीं हो जाती, तो वो इलेक्शन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो दुरुस्त नहीं होंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी। लेकिन जो ये 17 ऐसी सीटें खाली हुई है बाई इलेक्शन की, इस पर तो इंतखाबात हो जाएगी, इस पर वो मर्दमशुमारी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो मर्दमशुमारी वाला जो आईनी मसला है उसके ऊपर बड़ी बहस हो जाएगी। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये हुकूमत जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब जब तक डिजिटल मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदी नहीं हो जाती थी, इन इंतखाबात के बारे में इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन दी जाए, तो वो सारे मामला तय होंगे। ये मुझे नज़र नहीं आते ये 3 महीने में 90 दिन में इंतखाबात सुबह खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में हो। लेकिन जो केयर टेकर सिस्टम आएगा वो बड़ा एंजॉय करेंगे। वो लंबा हो जाएगा, वो आ जाएगा, पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा उनका। बिल्कुल। तो ये सारे मामला आहिस्ता, इसलिए हम चाह रहे थे इमरान खान साहब ने बड़ी जल्दी की, पता था कि मेरे कहने पर असेंबलियां टूटने पर कोई नया इलेक्शन की डेट फिक्स नहीं होनी, तो ये अगर ना असेंबलियां डिसॉल्व करते तो बेहतर था और डिजिटल मर्दमशुमारी का इंतजार कर लेते। लेकिन पर वो सियासी फैसले हैं, नेशनल लीडर हैं, जो उनकी अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन बहरहाल अब ये इलेक्शन होते हुए हमें तो नजर नहीं आ रहे, इस लिहाज से कि डिजिटल मर्दमशुमारी बड़ा इंपॉर्टेंट आईनी मसला है और ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला है, जो आईनी इदारा है जिस पर दस्तखत किए हुए हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक इलेक्शन कमीशन माहिर कानून कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।